हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 लाख की चूड़ियां। ये बसंत का चैप्टर है एनसीईआरटी। तो चलो इसको स्टार्ट कर। सारे गांव में बद्दू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। गोलियां किस चीज की होती थी? लाख की। जो मैं जो बनाता था ना, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर वो दे देते थे उसको खेलने के लिए। रंग बिरंगे गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बद्दू को बद्दू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बद्दू मामा ना कहकर बद्दू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बद्दू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बद्दू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिससे वह लाख पिघला करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम हो जाने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 भिन्न आकार के बेलन बेलियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुरलियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उस पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछली पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछलियाँ मंगा देता। मैं उसको घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नौबतों की तलाई हो। बल्लू मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ियां बनाते हैं उन्हें मनिहार बोलते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके घर के सभी लोग पहले भी यही काम करते थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की कीमत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आस पास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका भी एक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? जब हम पैसे ले लेते हैं, उससे बदले में कोई चीज लेते हैं, उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बद्दू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी हुई जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बद्दू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। जब लोग कांच की चूड़ियां पहनेंगे तो लाख की चूड़ियां कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए वह चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे लाख की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ जाता और
कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी ऊंची शहर के बीच जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर में, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द के साथ हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, नाक की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बच्चों मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे बहुत अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खोलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार भी मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और हम लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अब तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने बिल्ली ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी आंगन में फिसल कर गिर पड़ी हुई और हाथ में कांच की चूड़ी डूबकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहजा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बंधु वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बंधु काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास ये गोलियां बनवाकर ले जाता था। बंधु फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चाय पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो कोई मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से हो जाता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उन्हें दमा है। अस्थमा के साथ शरीर ढल चुका था। उनके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी सत्ता भाप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे हंसी खांसी है, यही 1-2 महीने में आ रही है।
10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर के पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे जो लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से गलियों में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम का एक वक्त में खा जाता था। आप लोग की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों में लाल की चूड़ियां बहुत ही खब रही थी। बंधु ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए 10 आने पैसे उसको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चल आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बंधु ने हार कर भी हार नहीं मानी। किसी व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था आसानी से टूट जाए। ये स्टोरी उन्होंने लिखी है काम का नाथ जी, इसके राइटर है काम का नाथ जी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम दूसरे वीडियो में करेंगे।